बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एनसीएस लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है गोल्जी बॉडीज़। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्जी बॉडीज़ है क्या, इनको गोल्जी अपैरेटस क्यों कहते हैं, इनका एक तीसरा नाम डिक्टिसोम्स क्यों रखा गया है या ये क्यों होता है। तो आज हम इन सारे को जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गोल्जी बॉडीज़ है, गोल्जी बॉडीज़ आर मेम्ब्रेनियस, सिंगल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन इसके मेम्ब्रेन ये भी मेम्ब्रेनियस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे पास मेम्ब्रेनियस हैं। उसके मेम्ब्रेन को भी सिस्टर्नी कहा जाता है और इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़ के दोनों मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है कि दोनों में फिर फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उनमें एक कंटिन्यूटी होती है, और अगर आप गोल्जी बॉडीज़ के मेम्ब्रेन्स को देख लें तो इनमें कंटिन्यूटी नहीं, एक एक मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर पैरेलल मौजूद होते रहते हैं। दूसरा जो फ़र्क ये होता है कि इसके मेम्ब्रेन जो होते हैं वो अलग अलग आपको नज़र आएंगे कि उसमें आपको वेजिकल्स फॉर्मेशन भी नज़र आएगी और इनके जो फेसेस होंगे वो भी सिस्टर्नी के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेम्ब्रेन हैं उससे डिफ़र होंगे। तो ये दो डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। अब आते हैं हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ है क्या। तो जिस तरह बता दिया, गोल्जी बॉडीज़ पैरेलल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेलीज हैं। इनको डिस्कवर किया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज एक इटालियन साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी ने और 1898 में। अच्छा, तो यहाँ पे अब फिर हम बात करते हैं इसकी शेप स्ट्रक्चर की। तो शेप तो इनके मेम्ब्रेनियस है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा आप इस पर गौर कर ले। अगर हम देख लें, हमारे पास ये गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गोल्जी बॉडीज़ हैं ये एक पूरा का पूरा पैकेज होता है। तो बीइंग अ पैकेज इट इज़ नोन एज गोल्जी अपैरेटस। वो पैकेज क्या होगा कि इसके ट्यूब्स सिस्टर्नी मेम्ब्रेन्स होंगे, ट्यूब लाइक बॉडी होगी, वेजिकल्स होंगे, और ये सारे मिलकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसको बाज़-औक़ात गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस और ये ट्यूब्स, सिस्टर्नी मेम्ब्रेन्स और वेजिकल्स की वजह से इसको गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। डिक्टिसोम्स जो होते हैं इसके एक मेम्ब्रेन को हम डिक्टिसोम का नाम दिया जाता है, लेकिन डिक्टिसोम्स पर हमारे पास ज़्यादातर हम प्लांट्स के जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं उनके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो अब बाद में आपको बताऊं कि इनको डिक्टिसोम क्यों कहा जाता है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले स्टूडेंट्स, तो हर जो गोल्जी बॉडीज़ है इसके दो फेसेस होते हैं। एक वो फेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है उसको सिस फेस कहा जाता है। ये जो सिस फेस होगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा, नंबर एक। और दूसरा ये होगा कि इसमें जो वेजिकल्स होंगे वो इस फेस में एंट्रेंस करेंगे या मर्ज होते महसूस होंगे या होते चले जाएंगे। तो इस वजह से इसको सिस फेस कहा जाता है। जबकि दूसरा जो फेस है जिसको ट्रांस फेस कहा जाता है, ये जो ट्रांस फेस होगा ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। ट्रांस फेस, इसका दूसरा नाम मैच्योरेटिंग फेस होगा और इसका जो तरफ होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। तो ये इस वजह से इसको मैच्योरेटिंग फेस भी कहते हैं और ट्रांस फेस। इससे मॉलिक्यूल्स वगैरह वेजिकल्स ट्रांसपोर्ट होते चले जाएंगे टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या वेजिकल इख्तियार करते चले जाएंगे। तो इस वजह से ये दो फेसेस हो गए। फिर जब हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं डिक्टिसोम्स की, तो प्लांट के जो हमारे पास गोल्जी अपैरेटस होते हैं वो आपको इस तरह पैकेज की शक्ल में, अपैरेटस की शक्ल में नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो जो होंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह होंगे कि वो एक इस तरफ होगा, दूसरा गोल्जी बॉडीज़ का जो
मेम्ब्रेन हो एक इस तरफ होगा, यानी वो साइटोप्लाज्म में गैदर नजर नहीं आएंगे बल्कि वो स्कैटर्ड शक्ल में हमारे पास होंगे। इस वजह से एक एक मेम्ब्रेन को कहते हैं डिक्टिसोम्स, और हम ज़्यादातर इसको प्लांट्स के जो गाल्जी बॉडीज होते हैं उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में ये वाज़ेह फ़र्क आपको समझ लेना चाहिए। फिर जब हम बात करते हैं जिस गोल्जी बॉडीज़ होते क्यों हैं असल में, तो स्टूडेंट्स गोल्जी बॉडीज़ का मेन रोल इस तरह होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये उसको मॉडिफाइड और उसकी पैकेजिंग और उसकी पैकिंग कर लेता है, तो उसको इस काबिल बना लेता है कि वो फिर सेल में अपना एक रोल जो भी इसके साथ जो रिलेटेड रोल है वो परफॉर्म कर सके। तो इसके साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें जो फंक्शन होता है वो मॉडिफिकेशन, आप केमिकल्स या जो प्रोटीन्स बन जाते हैं और लिपिड्स बन जाते हैं तो उनकी मॉडिफिकेशन होती रहती है, उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बनाने का जो काम है वो किसका होगा, वो हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ का होगा। तो आते हैं इसके जो मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन इसका सेल सिक्रीशन, दूसरा मॉडिफिकेशन। अब सबसे पहले हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। आप जानते हो स्टूडेंट्स के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स बनाता रहता है क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स होते हैं। तो जब एक प्रोटीन बन जाती है वो प्रोटीन असल में इनएक्टिव फॉर्म में होती है, तो उसको एक्टिव फॉर्म में लाना, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल अटैच करना ताकि वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव में तब्दील हो जाए। जैसा कि हमारे पास अब जानते हो कि जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाती हैं तो वो तो एक शक्ल इख्तियार कर ले, वो बन जाती है एक फॉर्म में, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में चेंज लाना, उसके शेप में चेंज लाना, इंशाल्लाह आप पढ़ोगे कि प्रोटीन्स, हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक शेप होना ज़रूरी है उसके एक्टिविटीज़ के लिए। अगर वो शेप नहीं होगा तो वो सेल में वो अपना एक पर्टिकुलर रोल प्ले नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जब हम प्रोटीन शेप, प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको उसमें हम डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों ज़रूरी है किसी प्रोटीन्स के लिए उसका शेप। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उस शेप में मॉडिफिकेशन लाने के लिए वो उस प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज़ के पास भेज देता है। तो गोल्जी बॉडीज़ उसके साथ या तो कार्बोहाइड्रेट अटैच कर लेता है, और अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसकी ट्रिमिंग कर लेता है, कुछ चीज़ उससे काट शाट करके, कुछ ऐड करवा के, कुछ काट करवा के उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में ले आता है। बाज़ औक़ात इसके साथ फास्फेट को फास्फोराइलेशन भी कहा जाता है, उसको अटैच करवा कर उसको एक पर्टिकुलर शेप में लाकर उसको इस काबिल बना दे कि वो एक्टिव फॉर्म में हो जाए। तो ये वो इस तरीके ये मेन फंक्शन होता है जिसको हम मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का नाम देते रहते हैं। कि सबसे जो पहला काम होगा कि गोल्जी बॉडीज़ के पास क्यों एक प्रिपेयर्ड वेजिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर आ जाता है गोल्जी बॉडीज़ की तरफ, तो वो उसको रिसीव करवा कर और उसके सिस्टर्नी में जो मौजूद एंजाइम्स हैं उसके थ्रू उसकी एक ट्रिमिंग और मॉडिफिकेशन और उसके शेप को चेंज करवा लेते हैं, नंबर एक। दूसरा जो इसका फंक्शन है आप जानते हो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाज़ औक़ात हमारे पास प्रोटीन क्या लिपिड्स बना लेता है। अब उस लिपिड्स को भी इस फॉर्म में तब्दील करना को उसको ग्लाइकोलिपिड्स बनाना या फास्फोलिपिड्स बनाना, तो ये भी गोल्जी बॉडीज़ ही का फंक्शन होता है। गोल्जी बॉडीज़ के पास आकर वो उसके साथ उसी लिपिड्स के साथ उसी फैट्स के साथ फास्फेट अटैच करवा कर या दूसरा केमिकल अटैच करवा कर उसको, या कार्बोहाइड्रेट अटैच करवा कर उसको ग्लाइकोलिपिड्स में तब्दील कर लेते हैं, और वही ग्लाइकोलिपिड पर इससे गुजर कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन सकता है या बन जाता है। तो ये होती है कि मॉडिफिकेशन ऑफ द केमिकल्स स्पेशली प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये गोल्जी बॉडीज़ में होती हैं। दूसरा स्टूडेंट्स आप जानते हो कि एक वेजिकल चाहता है कि मैंने सेल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए वो पहले आ जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक से गाल्जी बॉडीज़ में, और गाल्जी बॉडीज़ उसके ऊपर एक वेजिकल का मेम्ब्रेन चढ़ाकर वो इस काबिल बनाते हैं कि वो फिर आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा होकर जो उसके पास केमिकल्स हैं वो प्रोटीन या किसी और शक्ल में हो सकती है,
जैसा कि हमारे पास गॉबलेट सेल्स होते हैं वो सिक्रीशन कर लेते हैं, या पेंक्रियाटिक सेल्स हैं वो सिक्रीशन एंजाइम सिक्रीट कर लेते रहते, तो उनको सिक्रीट करना, ये इसको सेल से बाहर ले जाना, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और फिर गोल्जी बॉडी से होकर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स वो ट्रेवल कर लेते। अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलाउड नहीं करेगी ताकि वो सेल से बाहर सिक्रीट हो जाए। तो ये इस सेल सिक्रीशन इसका मेन पर्पस है। और फिर सिक्रीशन करने के बाद वो चीज़ जो होगी वो फिर हमारे पास मुख्तलिफ रोल प्ले करती चली जाएगी, जिस तरह मैंने बताया एंजाइम सिक्रीशंस या म्यूकस सिक्रीशंस, ये सारा। उसके बाद एक और जो मेजर फंक्शन है वो है लाइसोसोम्स। आप नेक्स्ट टॉपिक में हम लाइसोसोम्स की बात करेंगे, लेकिन लाइसोसोम्स आप जानते हो स्टूडेंट्स, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स बनाना किसका काम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। लेकिन स्टूडेंट्स उसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन चढ़ाकर, ताकि उसको इस शक्ल में ले आ जाए कि वो सेल को तो नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन उसके एंजाइम्स उसके अंदर महफूज तरीके से सेल के अंदर पाए जा सके, और जब भी कोई इंट्रासेलुलर डाइजेशन की ज़रूरत हो तो वो उसको करवा सके। तो मेन एक और फंक्शन जो है वो ये है कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है कि लाइसोसोम्स जो इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बनाकर फिर उसके ऊपर मेम्ब्रेन गोल्जी बॉडीज़ का काम होता है कि वो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ाकर उससे लाइसोसोम्स का वेजिकल बना लेता है। तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडीज़ हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन उसका आ जाता है गोल्जी बॉडीज से, एंजाइम्स आ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और यही लाइसोसोम फिर इंशाल्लाह आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उसका रोल क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल आप जानते हो स्टूडेंट्स के जब एक न्यूली बॉर्न सेल आ जाता है तो उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता, तो यही प्रोटोप्लाज्म अपना केमिकल सिक्रीट करवा कर, ये फॉर एग्जांपल एक न्यूली बॉर्न प्लांट सेल है और इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, तो गोल्जी बॉडीज़ के वेजिकल्स वो आकर इसके इर्द गिर्द डिपॉजिट होते चले जाते हैं और अल्टीमेटली उससे एक सेल वॉल बन जाता है। तो सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडीज़ का एक की रोल होता है, क्योंकि यही वेजिकल्स इसके इर्द गिर्द डिपॉजिट करवा कर उससे सेल वॉल बना लेता है। एक और फंक्शन वो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन, रिपेयर और एक्सटेंशन है। ये सारे इज इन अदर वर्ड वी कैन से दैट सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इज आल्सो अनदर फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडीज, क्योंकि जब भी कोई वेजिकल आ जाता है तो उसमें जो फास्फोलिपिड होगा या ग्लाइकोलिपिड होगा या ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर उसके फॉर्मेशन प्लस रिपेयर और प्लस एक्सटेंशन में आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल फंक्शंस होते हैं हमारे पास गोल्जी बॉडी के। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक क्विक रिव्यू देख लें, हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ पैरेलल मेम्ब्रेनियस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जो कि एक मेम्ब्रेन को उसको हम सिस्टर नहीं कहते हैं, जो कि फ्लूइड फिल्ड होता है और ये सारे एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो मॉडिफिकेशन, कि कोई भी केमिकल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ या स्मूथ से या रफ से वो आकर ये उसकी मॉडिफिकेशन, ट्रिमिंग और उसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में तब्दील करवाना, ये इसका काम। इन अदर वर्ड वी कैन से कि ये एक तरह का पोस्ट ऑफिस का काम कर लेता है कि चीज़ों को पैक करवा के उसको इस काबिल करके डिस्प्ले या डिस्पैच करवा कर सकते हैं। तो ये इसका एक और ये फंक्शन होता है। उसके साथ साथ सेल सिक्रीशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन एंड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ये मेजर रोल होते हैं गोल्जी बॉडीज़ के। प्लांट्स में इसको डायक्टिसोम्स कहते हैं, क्योंकि उनमें जो गोल्जी बॉडीज़ के जो मेम्ब्रेन्स हैं वो स्कैटर्ड होते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज का टॉपिक गोल्जी बॉडीज़ समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।